फ्लो वाला चैप्टर चल रहा था। इसमें हम बात कर चुके हैं कि फंड फ्लो बनाने के लिए एक स्टेटमेंट पहले तैयार किया जाता है, वो है चेंजिंग वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। चेंजिंग वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी चालू संपत्तियाँ क्या है, हमारे चालू दायित्व क्या हैं। पहले जो वीडियो बनाया था इससे पहले, उसमें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं चालू संपत्तियों के बारे में, चालू दायित्व के बारे में। लेकिन एक बार फिर एक रिवाइज कर दें कि हमारी चालू संपत्तियां क्या है, हमारे चालू दायित्व क्या हैं। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा हमारी चालू संपत्तियां क्या है, हमारे चालू दायित्व क्या हैं, हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं चालू दायित्व के बारे में कि जो हमारे लेनदार हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे जो लेनदार हैं या क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं हमारे चालू दायित्व, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इनकम टैक्स पेबल है, अनक्लेम डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड है। जिसमें लेनदार क्रेडिटर्स, देवी पत्र, बिल्स पेबल, बैंक अधिविकर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन, अत्यधिक व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देय आयकर, इनकम टैक्स पेबल, नए मांगा गया लाभांश, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कर आयोजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रस्तावित लाभांश, प्रपोज डिविडेंड, ये हमारे चालू दायित्व हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी चालू संपत्तियों के बारे में, तो चालू संपत्तियों के बारे में जांच करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी रोकड़ व बैंक शेष, कैश एंड बैंक बैलेंस, हमारी कैश एंड बैंक बैलेंस हमारी चालू संपत्ति हो सकती है। देनदार हैं, डेटर्स हैं। फिर उसके बाद में है बिल्स रिसीवेबल, मतलब प्राप्त वित्त, ये आपकी चालू संपत्ति हो सकती है। स्टॉक है, स्कंद, अल्पकालीन विनियोग या विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। उसके बाद है पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट। ये मुख्य रूप से आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपकी चालू संपत्तियाँ या करंट असेट्स हो सकती हैं। अब हमें ये पता चल गया कि हमारी चालू संपत्तियाँ कौन सी हैं, हमारे चालू दायित्व कौन से हैं। ये आपको याद होना चाहिए चालू संपत्तियाँ और चालू दायित्व के बारे में, तभी आप इस चैप्टर को कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने ये बताया था कि एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है इसके लिए। तो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंज इन वर्किंग ऑफ स्टेटमेंट। तो आप देखो स्टार्टिंग में हेडिंग लगा रखी है, इस पर फॉर्मा दे रखा है, ये है स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाने किस तरीके से बनाया जाता है उसकी आपको ये दे रखी है। आप देख रहे हो स्टेटमेंट बना हुआ है चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इस पर सबसे पहले आप देखो, इसमें आपको मुख्य रूप से 5 कॉलम दे रखे हैं। पहला जो कॉलम है आइटम का, दूसरा प्रीवियस ईयर, तीसरा जो कॉलम है वो दे रखा है करंट ईयर। उसके बाद में लास्ट में 2 कॉलम मोड़ दे रखे हैं, उसमें दे रखा है इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। तो मैंने आपको ये बताया था कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी चालू संपत्ति कौन सी है और हमारे चालू दायित्व कौन से हैं। आप है इसमें देखो, आइटम में देखो, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है करंट असेट्स और उसके नीचे दे रखा है करंट लायबिलिटीज़। तो अभी हमने जो बात की थी, सबसे पहले हमने जो बात की थी वो बात की थी करंट असेट्स की। तो हमारी करंट असेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस पेमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एकड़ इनकम। ये मुख्य रूप से आपकी करंट असेट्स हो सकती हैं। दूसरी बात करें कि करंट लायबिलिटीज़, तो आपकी जो करंट लायबिलिटीज़ है, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये मुख्य रूप से आपकी करंट लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि करंट असेट्स कौन सी है, करंट लायबिलिटीज़ कौन सी है। ठीक है। अब इसमें जो परफॉर्मा दे रखा है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी, 2 वर्षों की बैलेंस शीट दे रखी होगी। इसमें एग्जांपल के तौर पे बात करें 2010 की बैलेंस शीट दे रही है 2010 की और 11 की। तो प्रीवियस ईयर में 2010 आएगा और नेक्स्ट में 2011 आएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखे इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। जो आपकी इनकी जो अमाउंट होगी, अगर वो पिछले साल की तुलना में 2 वर्ष है 2010 से 11, 10 और 11 में मान लो बढ़ जाती है तो इंक्रीजेज में आएगा और कम हो जाते हैं वो डिक्रीजेज में आएगी, उसका डिफरेंस आएगा दोनों का। ठीक है। फिर उसके बाद इनका टोटल लग जाएगा टोटल ए।
इसी तरीके से बात करें करंट लायबिलिटीज़ की, तो उसी तरीके से जो करंट लायबिलिटीज़ है वो सब लिख दी जाएगी। जो हमारी छाट लेंगे बैलेंस शीट में से 2010 और 11 की जो बैलेंस शीट है उसमें करंट असेट्स कौन सी है, करंट लायबिलिटीज़ कौन सी है, उसके बाद में उनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, घटेगा तो डिक्रीज में आ जाएगा, इंक्रीज में आएगा, और बढ़ेगा वो उसमें आ जाएगा डिक्रीज में। तो इसमें थोड़ा इससे उल्टा चलता है, ठीक है, जो करंट लायबिलिटीज में है वो थोड़ा उस पर उल्टा चलता है करंट असेट से। उसके बाद में क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर है उसका टोटल कर देंगे, करंट ईयर का टोटल कर देंगे, इसी तरीके से असेट्स का, उसी तरीके से लायबिलिटीज का टोटल कर देंगे प्रीवियस ईयर को उसका। उसके बाद इंक्रीजेज का टोटल कर देंगे, डिक्रीजेज का टोटल कर देंगे। फिर बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। ए का मतलब यहाँ करंट असेट से है और बी का मतलब यहाँ करंट लायबिलिटी से है, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उस अमाउंट को लिख लेंगे। लिखने के बाद में इंक्रीजेज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जो भी आपकी जो वर्किंग कैपिटल होगी डिफरेंस देख लेंगे, इंक्रीजेज होगी या डिक्रीज होगी, उसको लिख देंगे। तो आपके कॉलम बराबर हो जाएंगे। बराबर होने का मतलब आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार है। दूसरे तरीके से हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक आप को ये मालूम नहीं होगा कि हमारी करंट असेट्स कितनी है, हमारी करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, तब उससे पहले आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार नहीं कर सकते। आपको 2 वर्षों की बैलेंस शीट दे रखी होगी, दोनों वर्षों की बैलेंस शीट में से आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को आपको अलग अलग करना है। सबसे पहले करंट असेट्स को आपने अलग कर लिया, उसकी अमाउंट लिख दोगे प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की। उसके बाद में अगर वो बढ़ती है तो इंक्रीज में आ जाएगी और घटती है तो वो डिक्रीज में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फिर उसके बाद में उसका जो आपकी जो करंट असेट्स होगी, जिसमें मुख्य रूप से कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, एडवांस पेमेंट्स, ठीक है, एडवांस पेमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एकेड इनकम आ गई। इस तरीके से मुख्य रूप से आपकी करंट असेट्स है, इनका आप योग लगा लोगे, ठीक है। योग लगाने के बाद में जो इंक्रीजेज कितनी हुई उसका योग लगा लोगे, फिर डिक्रीजेज कितनी होगी इसका योग लगा लोगे। और उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में आप देखोगे कि आपकी जो शॉर्ट टर्म लोन्स है, ठीक है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अनक्लेम डिविडेंड है, ये मुख्य रूप से आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। जो 2 वर्षों की बैलेंस शीट दे रखी है उसमें दायित्व साइड में से आप उसमें जो करंट लायबिलिटीज उसमें आप छाट लोगे। उसके बाद इसके लिख दोगे, उनका लगा लोगे, योग कर लोगे, जोड़ लगा लोगे। इसमें क्या होता है, जो करंट लायबिलिटीज होती है उसमें अगर वो बढ़ती है, अगर हमारा दायित्व बढ़ता है तो हमारे इंक्रीज हुए, और हमारा दायित्व घटता है तो वो किस में आ जाएगा, अगर हमारा दायित्व बढ़ता है तो डिक्रीज में आ जाएगा, ठीक है, और घटता है तो इंक्रीज में आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा इसमें करंट असेट से इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले प्रीवियस ईयर का करंट असेट्स का योग लगा लिया, और फिर करंट ईयर का करंट असेट्स का योग लगा लिया, जिसको हम टोटल ए, करंट असेट्स को टोटल ए बोला जाता है, टोटल को। उसके बाद में जो दायित्व है उस प्रीवियस ईयर का टोटल लगा लिया, उसके बाद करंट ईयर का टोटल लगा लिया, उसको बोला जाता है टोटल बी, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, हम दोनों का डिफरेंस करते हैं। जो सबसे पहले करते हैं प्रीवियस ईयर, मतलब हमने कर दिया वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, मतलब करंट असेट्स में से हमने करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो वर्किंग कैपिटल बोलेंगे करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब ए माइनस बी। असेट्स में से दायित्व को माइनस कर दोगे आप, माइनस करने के बाद में आप देखो प्रीवियस ईयर का टोटल जो आया उसमें से आप माइनस कर दोगे प्रीवियस ईयर, मतलब ए में से माइनस कर दोगे बी, तो प्रीवियस ईयर की जो असेट्स है उसमें से दायित्व को माइनस कर दोगे तो वो लिख दिया जाएगा ए माइनस बी। इसी तरीके से करंट ईयर की जो संपत्ति है उसमें से दायित्व लायबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे, वो लिखा जाएगा। उसके बाद जो इंक्रीजेज है, टोटल इंक्रीजेज कितनी हुई उसका योग लगा दिया जाएगा, और टोटल डिक्रीज कितनी उसका योग लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में माइनस कर दिया, उसके बारे में लास्ट में जो उनका टोटल कॉलम आएंगे, कॉलम का आपको योग कर दिया जाएगा। तो हमारी जो करंट असेट्स है और जो हमारी करंट जो दायित्व है, हमारे जो कॉलम है, जैसे मान लो जिसमें मान लो इंक्रीजमेंट डिफरेंस कम में कम आ रहा है उसमें कम में लिख दिया जाएगा, और ज़्यादा में आ रहा है तो ज़्यादा में लिख दिया जाएगा, और हमारे कॉलम बराबर हो जाएंगे, तो हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। जब हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम इसको आगे इस अमाउंट को फंड फ्लो स्टेटमेंट में ले जाएंगे। अगर इंक्रीजेज होगा तो उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में ले जाएंगे, और डिक्रीजेज होगा तो उसको ले जाएंगे। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए सोर्सेस और यूजेस दो
चीज़ें तैयार करनी पड़ती है, सोर्सेज और यूजेज। अगर हमारी मान लो हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको सोर्सेज में लिखा जाएगा, और इंक्रीज होती है तो उसे यूजेज में लिखा जाएगा। ठीक है, इस जो अमाउंट है उसको वहाँ फंड फ्लो स्टेटमेंट में लेके जाया जाएगा। धन्यवाद।